इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। अगला टॉपिक है उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद मतलब आधुनिकता आने के बाद का युग। विद्वानों का मत है कि संरचनावाद और विखंडनवाद दोनों के मेल में उत्तर आधुनिकतावाद का निर्माण हो। पॉल डी मैन को विखंडनवाद का प्रबल समर्थक माना जाता है। उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद शब्दों के अत्यधिक प्रयोग के बावजूद अभी तक इनका कोई सर्वसम्मत अर्थ या परिभाषा तय नहीं हो पाई। इसका कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसको सब मानते हो। शाब्दिक स्तर पर उत्तर आधुनिक शब्द उत्तर व आधुनिक इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आधुनिक का विकसित परिवर्तित रूप भी हो सकता है और आधुनिक के बाद उसका विरोधी रूप भी हो सकता है। उत्तर आधुनिक विशेषण से बनी संज्ञा है। उत्तर आधुनिकता से जब उत्तर आधुनिकतावाद बनता है तब इसका अर्थ इस प्रकार किया जाता है: आधुनिकता की परवर्ती विचार पद्धति और उसकी विरोधी विचारधारा। मतलब आधुनिकता आ गई, मॉडर्नाइजेशन हो गया, उसके बाद लोगों की क्या विचारधारा है, उसके आने के बाद लोग किस प्रकार से सोचते हैं और कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी सोचते हैं। जैसे मशीनी युग आया, कुछ लोग उसके फेवर में थे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में भी थे। गांधी जी इसको अनावश्यक मानते थे क्योंकि मनुष्य लोग थे बेरोजगार हो गए। कुछ लोग उसको अच्छा मानते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों का काम कम जल्दी हो जाता था। सारी चीज़ें हैं। तो वही आधुनिकता आने के बाद लोगों की विचारधारा और उसकी विरोधी विचारधारा, ये है उत्तर आधुनिकतावाद। जैसे आधुनिकतावाद पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था, वैसे ही उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था से उपजा है, जहां पूंजीवाद व्यवस्था में केंद्र में औद्योगिकीकरण और उत्पादन थे, वहीं उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोक्तावाद है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निकल चीज़ें जो प्रौद्योगिकी में आती हैं, और उपभोक्तावाद मतलब बाजारवाद, ठीक है, मार्केटिंग जो चल रही है आजकल। मलय चौधरी मानते हैं कि फेडेरिको द वेनिस की कविता संग्रह आंतोलेजिया दला पोएजिया और हिमापानुमा रिकाना, ये उसकी कविता संग्रह है, उसमें सर्वप्रथम पोस्टमार्टम की परिभाषा दी गई है। सर्वप्रथम इसको क्या माना? पोस्टमार्टम। दक्षिणी अमेरिकी कवियों पर पोस्टमार्टम के प्रभाव को लेकर डडली फिट्स ने एथोलॉजी ऑफ कंटेम्परेरी लैटिन अमेरिकन पोएट्री नामक पुस्तक की रचना सन 1942 में की थी। मतलब डल फिटिस ने एथोलॉजी ऑफ कंटेम्परेरी लैटिन अमेरिकी पोएट्री की पुस्तक की रचना 1942 में की। फार्मी एक्सप्रेसाओ नो दोमांस ब्राजिलेरियो दो प्रियदो कॉलोनियल अ एपोका पोस्ट मॉडर्निस्ट नामक पुस्तक सन 1947 में प्रकाशित हुई, जो पुर्तगाली कविताओं का एक संग्रह था। यदि प्रौद्योगिकी के विकास ने ज्ञान के स्वरूप, उसके अर्जन और उसके वितरण में आमूल चूल परिवर्तन किया है, तो उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रस्थ कर दिया। जब उपभोगवाद आया तो उसने बाजार को सेंटर में ला दिया, मार्केट को सेंटर में ला दिया, तथा ये दोनों परस्पर संबद्ध है, एक दूसरे से लिंक्ड है। इसके कारण पूरा विश्व सूचना समाज बनता जा रहा है, मतलब मीडिया समाज बनता जा रहा है, और हर व्यक्ति उपभोक्ता बनता जा रहा है। इन दोनों को बाजार नियंत्रित कर आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है, तथा यही भूमंडलीकरण है। मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है एक मार्केट बन गया है। इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यही क्या है? भूमंडलीकरण। इस विश्व बाजार में मनुष्य विक्रय की वस्तु भी है और विक्रेता भी है। मतलब वो बेच भी रहा है, मतलब वही कस्टमर भी है, वही सेलर भी है, और मतलब वही विक्रेता भी है और वही क्रेता भी है। यानी कि सेलर और कस्टमर वो दोनों मनुष्य ही है। अब मनुष्य नहीं रह गया, एक वस्तु बन गया है, एक संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स बन गया है। मार्सन मैक्लुहान ने नई संज्ञा विश्वग्राम को स्थापित किया, यानी कि ग्लोबल विलेज। उसने एक नई संज्ञा बनाई, ग्लोबल विलेज। उत्तर आधुनिकतावाद का जनक सच्चे अर्थों में लियोटार्ड, जिसको लियोतर भी कहते हैं, उसको माना जाता है। लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक द पोस्टमार्टम कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में उत्तर आधुनिक समाज से जुड़ी निम्नलिखित 3 चीज़ों पर विचार किया है। मतलब उसने अपनी पुस्तक में 3 चीज़ों पर विचार किया, और 3 चीज़ें कौन सी हैं? पहली है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भाषिकी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कंप्यूटर ने जिस कृत्रिम मस्तिष्क का विकास किया है, कृत्रिम मस्तिष्क मतलब कंप्यूटर ने जिस कृत्रिम मस्तिष्क का विकास किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चल भी रहा है, AI, ठीक है, उसका विकास किया है। उसकी आवश्यकता के लिए भाषा का निर्माण, उस भाषा के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करना, सूचनाओं के भंडारण, डाटा बैंकों की स्थापना, यांत्रिक अनुवाद तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों को संपन्न करने में भाषिकी केंद्रस्थ रही है। मतलब उसमें सेंटर में रही है। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा है, प्रौद्योगिकी के विकास ने ज्ञान का स्वरूप और लक्ष्य बदल दिया है।
अब ज्ञान साध्य ना रहेगा। साध्य मतलब क्या होता था, जिसको अचीव करना है। कि पहले लोग ज्ञान लेते थे उसको एक अचीवमेंट समझकर, अब वो साध्य नहीं है, वो साधन बन गया है। ज्ञान लेना है क्योंकि इससे हमें पैसा कमाना है, ठीक है। पहले क्या होता था, ज्ञान था लास्ट मोटिव, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करके क्या करेगा उस कुछ नहीं है। लेकिन आज की डेट में वो साधन बन गया ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करके मुझे पैसा कमा, ठीक है। तो वो है, वो ज्ञान साध्य ना रहकर साधन बन गया है तथा बाजार की वस्तु बन गया है। हर जगह बिक रहा है, कोचिंग बिक रही है, हर चीज़ बिक रही है, तो वो बाजार की वस्तु बन गया। उसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। जिस ज्ञान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता वह व्यर्थ। अब ज्ञान सूचना का प्राय बन गया, इसीलिए उसका थोक में उत्पादन और विक्रय होता है। जैसे आजकल यूट्यूब चैनल्स वगैरह हर जगह, अनअकैडमी चल रहा है, कई जगह सारी चीज़ें चल रही है। तो क्या चल रहा है, इसका मार्केटिंग चल रही है इसके साथ। फिर है उत्तर आधुनिक समाज में वही ज्ञान महत्वपूर्ण व सार्थक है जिसे वैद्युत मस्तिष्क में संचित किया जा सके और जिसे बाजार में बेचकर धनार्जन किया जा सके। वैद्युत मस्तिष्क मतलब वही हार्ड ड्राइव, उसके अंदर हम उसको स्टोर कर पाए और उसको बाजार में बेचकर, यूट्यूब पे डालकर या कहीं पर भी डालकर उससे धन अर्जित कर पाए, तथा जिसके माध्यम से शक्ति अर्जित की जा सके। और एक ऐसा ज्ञान भी है जिससे शक्ति अर्जित की जा सके। जो ज्ञान मानव मस्तिष्क को संपन्न बनाने की दृष्टि से अर्जित या विकसित किया जाता है वह उत्तर आधुनिकों के लिए निरर्थक है, वो काम का नहीं है। लियोतर लिखते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। महावृत्तांत का अर्थ है ईसाइयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का मिथ। इनके विरुद्ध अब छोटे छोटे अस्मिता समूह जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है। आगे लियोतर अपनी बात में कहते हैं कि ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग में और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। फ्रेडरिक जेम्स उत्तर आधुनिकतावाद को अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म के भीतर पूंजीवाद के विकास का रूप बताते हैं। इन्होंने इसे उपभोक्ता पूंजीवाद अथवा वृद्ध पूंजीवाद की संज्ञा दी है। उत्तर आधुनिकतावाद में लियोतर के अतिरिक्त पॉल डी मैन, नीत्शे, फूको, ज्याक देरिडा नाम प्रमुख माने जाते हैं। ज्ञान के इस स्वरूप परिवर्तन ने विश्व का स्वरूप ही बदल दिया है। मतलब जो आज की डेट में ज्ञान का स्वरूप है, जो बदला हुआ स्वरूप है, उसने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड का स्वरूप बदल दिया। जिन कारखानों में उत्पादन करने के लिए शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर या टेक्नीशियन संलग्न होते थे, अब उनका स्थान कंप्यूटर और कंप्यूटर चालित यंत्र और कंप्यूटर संचालित नियंत्रक ले रहे हैं। उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन रोजगार घट रहा है। देशों की शक्ति ज्ञान के इस नए स्वरूप और उसके संचयन वितरण की प्रौद्योगिकी में संपन्नता से तय होगी। अब शक्तिशाली और दुर्बल राष्ट्र की कसौटी नया ज्ञान और प्रौद्योगिकी होंगे, भौतिकी क्षेत्र और संसाधन नहीं। ज्ञान के स्वरूप की इस नवीनता को ध्यान में रखकर ही लियोटार्ड ने ज्ञान को दो रूपों की चर्चा की है, ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान। ये दोनों ज्ञान रूप परस्पर विरोधी और प्रतिस्पर्धी हैं। ज्ञान का अर्थ भौतिक विज्ञानों से संबंधित तर्क और प्रमाणों से सिद्ध ज्ञान है, लेकिन आख्यान क्या है, इसको नैरेटिव भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। आख्यान के अंतर्गत सांस्कृतिक परंपराएं, देवमालाएं, मिथक, दर्शन, दंत कथाएं, सामाजिक नैतिक मूल्यबोध, सौंदर्य बोध आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के ज्ञान हो गए, एक जो विज्ञानों से संबद्ध तर्क प्रमाणों से सिद्ध है, जो हमें स्कूलों कॉलेजों वगैरह में दी जाती है, और दूसरी क्या है, दंत कथाओं से, हमारे पुराणों से, जो हमारे धार्मिक गुरु वगैरह हमें देते हैं, वो आख्यान है। ठीक है, आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने आख्यान या विज्ञानेतर ज्ञान को अर्ध बर्बर, अर्ध सभ्य, पुरातन पंथी, भ्रांत, अज्ञानग्रस्त आदि सिद्ध किया। मतलब वो किसी काम का ज्ञान नहीं। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि तर्क प्रमाण या प्रयोगशालाओं में सिद्ध ज्ञान के आ जाने से आख्यान ज्ञान जो है समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण यह है कि समाज के अस्तित्व, उचित अनुचित के निर्णय और मानव मनीषा के विकास के लिए आख्यान का होना आवश्यक है। सिंपल सा एग्जांपल है, इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे के प्रति संवेदना, प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना विज्ञान क्या है, विज्ञान तो तुम्हें एटम बम बनाने की भी तकनीक सिखाएगा, अगर उसके अंदर प्रेम नहीं होगा, प्रेम भाव नहीं होगा, इमोशंस नहीं होगा, तो वो किसी के ऊपर भी एटम बम बनाकर पूरी संस्कृति को ही नष्ट कर देगा। तो उस ज्ञान को भी चलाने के लिए ये वाला ज्ञान जरूरी है। दूसरा ज्ञान जो आख्यान ज्ञान है, ये भी जरूरी है, ये निरर्थक नहीं है, ये जरूरी है। वैज्ञानिक ज्ञान में भी कहीं ना कहीं रूप और परिमाण के आख्यान विद्यमान होते हैं। अब वैज्ञानिक ज्ञान है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे पुराणों की बातें आ जाती हैं। गीता में कई ऐसे श्लोक हैं जो विज्ञान भी मानता है, उन चीज़ों को, उनको साइंस भी मानता है। इसके कारण उत्तर आधुनिकता के आख्यान और महाआख्यान को लेकर अविश्वास का भाव बना हुआ है।
लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिकता को अविश्वास के आधार पर ही परिभाषित किया है। उसने लिखा है कि अति सरलीकरण के रूप में उत्तर आधुनिक को महाख्यान के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। ये उन्होंने किया द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, मैनचेस्टर 1984 में। फूको ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि मानव की मृत्यु हो गई है, अब वह मात्र विषय है। मनुष्यता किसी में बची नहीं, वो खाली क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है, विषय ही नहीं है। सत्ता एवं शक्ति उसका उपयोग करती है, सत्ता और शक्ति मनुष्य का उपयोग करती है, मनुष्य सत्ता और शक्ति का प्रयोग नहीं करता। उसका सचेत सक्रिय विद्रोही मनुष्य वाला रूप अब शेष नहीं रह गया है। फूको ने स्वतंत्रता को आधुनिकतावाद की कल्पना मात्र माना। उत्तर आधुनिक स्थिति का अंतर्विरोध अत्यधिक स्वतंत्रता और अत्यधिक पराधीनता का अंतर्विरोध है, जहाँ विकल्पों का आधिक्य है, लेकिन व्यक्ति वर्ण के लिए स्वतंत्र नहीं है। मतलब व्यक्ति उन चीज़ों का चुनाव नहीं कर सकता, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ही लेता, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता चला जाता है। जियाब रोदीला उत्तर आधुनिकता के एक और पक्ष को सामने लाता है। यह पक्ष संप्रेषण की प्रकृति से जुड़ा है, मतलब कम्युनिकेशन की प्रकृति से। आधुनिक काल से पहले प्रतीकों के माध्यम से दो व्यक्ति आमने सामने अपनी बात संप्रेषित करते थे। सबसे पहले क्या करते थे, इशारों से अपनी बात कहते थे। इसका स्थान आधुनिक काल में पहले मुद्रण माध्यमों ने ले लिया, मतलब लिखकर। अब संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों ने बिंबों के माध्यम से कर लिया है, मतलब तो वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, हर चीज़ हो सकती है संप्रेषण के लिए। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से यथार्थ की समझ परिवर्तित हो जाती है, मतलब सच्चाई जो है अलग तरीके से देखी जाती है। यथार्थ परंपरागत अर्थ में यथार्थ नहीं रह जाता। उत्तर आधुनिक यथार्थ परा यथार्थ, मतलब हाइपर रियलिटी है, जिसमें पदार्थों और प्रतीकों का अंतर समाप्त हो जाता है। हम तक संप्रेषित होता है और संप्रेषणीय वस्तु या पदार्थ का प्रतिरूप या छल रूप, ये प्रतिरूप स्वयं संदर्भित होते हैं। उत्तर आधुनिकता के अवसाद और हताशा का मुख्य कारण यह है कि आधुनिकता तक विकसित प्राय सभी महाआख्यान द्वंद्वात्मक निरपेक्ष सत्य, मानव स्वतंत्र, वर्गहीन शोषण मुक्त समाज, विकास, संपन्नता, शांति और युद्धहीनता आदि खंडित हो चुके हैं। एकीकृत विश्व समाज की परिकल्पना भी खंडित हो चुकी है, मतलब अब कोई एक विश्व नहीं बनाना चाहता, सब मिलजुल कर नहीं रहना चाहते, सब अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करना चाहते हैं। इसीलिए बड़े बड़े देशों में युद्ध होता रहता है। पहले रूस और यूक्रेन में हो रहा था, अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए खाली युद्ध करते हैं, वो एक होकर नहीं रहना चाहते। यही कारण है कि उत्तर आधुनिकतावाद में विज्ञान की जगह अनुभव की वापसी है, योजना की जगह बाजार है, अब कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ मार्केट है। धर्मनिरपेक्षता की जगह धार्मिक पहचान है, केंद्र की जगह जातिवादी, स्त्रीवादी जैसे उपकेंद्रों की वापसी है। समग्र रूप में उत्तर आधुनिकता के 3 केंद्रीय तत्व माने जा सकते। कौन कौन से हैं? समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार, तर्कवाद का नकार, आधुनिकता की सक्षमता का नकार। ये 3 चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। उत्तर आधुनिकता अंतवादी दर्शन है और इसमें इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, कविता का अंत, लेखक की मृत्यु, आलोचक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु, अर्थ की मृत्यु आदि स्थापनाएं दिखाई देती है, मतलब कहीं पर भी कुछ नहीं बचता है। देरिदा ने दी एंड ऑफ मैन में लिखा है, मृत्यु पर्व का जो क्रम ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ था उसे अंततः मनुष्य की ही जान ले ली है। मतलब जहां तुमने मनुष्य को, ईश्वर को मरा हुआ मान लिया, वहां पर सारे मनुष्य भी मर गए। समकालीन हिंदी कविता इस अंतवादी दर्शन के प्रतिकार की कविता है। उदाहरण स्वरूप केदारनाथ सिंह की कविता बाघ की निमांकित पंक्तियां देखी जा सकती है। बाघ की पंक्तियां दे रखी है। कौन सी पंक्तियां? अंत में मित्रों इतना ही कहूंगा कि अंत महज एक मुहावरा है, जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट से उड़ा देते हैं और बचा रहता है हर बार। वही एक कच्चा सा आदिम मिट्टी जैसा आरंभ, जहां से हर चीज फिर से शुरू हो सकती है। मृत्यु क्या है? एक नए जीवन का आरंभ। नवल किशोर लिखते हैं, जिसे पश्चिमी कला जगत में उत्तर आधुनिकता कहा जाता है, उसका एक लक्षण विचारधारा निरपेक्षता भी है। विचारधारा की शून्यता में धार्मिक कट्टरता, भाषावाद, उग्र राष्ट्रवाद, नस्लवाद आदि विवेचक विश्वासों को मुक्त आकाश मिल जाता है। मतलब सब अपने अपने लिए कार्य करते हैं, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता है। अब इसके उत्तर आधुनिकतावाद के बाद इन्होंने आधुनिकतावाद भी कहा। आधुनिकतावाद क्या है? जब कभी अपने समय को अनुभव करने के साथ भोगता भी है, तब उसकी चेतना में शोभ भर जाता है, मतलब दुख आ जाता है। इस वजह से नवीनता अपना स्वरूप विस्तार करती है और आधुनिकता जन्म लेती है। आधुनिक बोध का प्रश्न साहित्य के क्षेत्र में परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रचनाकारों का अपने समय में व्याप्त शोषण, अन्याय, बेईमानी, अवसरवादिता से गुजरने के दौरान
उत्पन्न नवीन विचारों के भंडार को आधुनिक बोध कहा जाता है। अब क्या है, कोई लेखक है, बहुत गरीबी से गुजरा, उसने सारी समस्याएं देखी, अब उसके मन में एक नया विचार आया कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, एक नई योजना आनी चाहिए, एक नए समाज का निर्माण होना चाहिए, तो उसको आधुनिकतावाद कहते हैं कि उसने सब कुछ झेलने के बाद एक नई विचारधारा का समर्थन किया। यही आधुनिक बोध साहित्य में अभिव्यक्त होने पर आधुनिकतावाद माना जाता है, और उत्तर आधुनिकतावाद वापस हमें वहीं ले जाता है जहाँ से हम शुरू हुए थे।